न्यूज़ की तरफ से रमाशंकर भीम एडवोकेट ग्राम अंगनूखेड़ा मजरे बरौना विकासखंड सरोजिनी नगर लखनऊ में मौजूद हूँ। और आज यहाँ पर हम इस बाग के अंदर पास पड़ोस में जो खेतों में लोग मौजूद हैं, बाग के अंदर मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ के हमारे भारत के नागरिक जो खेतों और खलिहानों में मौजूद हैं उन्हें कितनी जानकारी है भारत की सरहदों पर चल रहे तनाव के बारे में और देश के मौजूदा हालात के बारे में। यहाँ मौजूद हैं माननीय श्री राम प्रताप रावत जी। मैं नमस्कार राम प्रताप रावत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चीन की सीमा पर जो भारत के सैनिकों को शहीद किया गया है, जो तनाव चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कितनी जानकारी है? नमस्कार सर। पहले तो हम जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धा सुमन करते हैं, उनके परिवार पर संवेदना करते हैं। और जो हमारे सैनिक वहाँ शहीद हुए हैं, ये हमारी सरकार की कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, क्योंकि हमारा ही देश, हमारे देश में ही सैनिक मारे जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सरकार की नीतियाँ कहें या कुछ भी कहें, लेकिन निश्चित रूप से चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे गुलबन घाटी की घटना हो, हमारे सैनिकों को हथियार उठाने का मौका ही नहीं मिलता है और हमारे सैनिक शहीद कर दिए जाते हैं। कहीं न कहीं सरकार से चूक हो रही। राम प्रताप जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या भारत सरकार ने जो डिफेंस एक्सपो लगाया था, पूरी दुनिया के देश के लोगों को बुला के दिखाया कि हमारे पास कितने हथियार हैं, क्या ये भी एक गलती थी? इसको दिखाना नहीं चाहिए था दुनिया को? इससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ। लोगों ने हमारी ताकत का अंदाज़ा लगा लिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो हमारा अपना मानना है, कुछ तो सरकार को अपने ही कुछ सामान तो छुपा के रखना ही चाहिए कि उस वक्त ज़रूरत पे उसको निकाले, उसको प्रदर्शनी में नहीं लाना चाहिए। प्रदर्शनी में नहीं लाना चाहिए, निश्चित रूप से इसको प्रदर्शनी में नहीं लाना चाहिए था। और अगर प्रदर्शनी में लाने के बावजूद नेपाल जैसा छोटा देश हिम्मत कर लेता है भारत की सीमा में आके भारत के सैनिकों पर गोली चलाने की, तो कहीं न कहीं सरकार से चूक जरूर हुई है। चलिए, दूसरे साथी हैं विनोद रावत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो कोरोना महाकाल में जो कोरोना की वैश्विक आपदा है, उसके गुजरते हुए देश ने तमाम दिक्कतें झेली और इस समय सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उस पर आपको क्या कहना है? इससे क्या डीजल के दाम बढ़ाने से किसानों की आय दुगनी होगी या किसानों को नुकसान पहुंचेगा? भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, उसमें गरीबों का कहीं हद तक काफ़ी नुकसान हुआ है। गरीब मजदूरी करके 100 रुपये 200 रुपये दिहाड़ी कमाकर डीजल पेट्रोल लाएगा कि वो अपना घर का खर्च चलाएगा। तो इसमें भारत को, जैसे कोरोना महामारी से भारत सरकार को पैसों की सख्त जरूरत, तो इसमें कई रास्ते थे, उस रास्ताओं से भी पैसा कमाया जा सकता था और उसके बीमारी के उपचार में लगाया जा सकता था। बिल्कुल सही है। डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की आय दुगनी नहीं होने वाली है, किसानों का नुकसान ही होगा। सरकार को अगर किसानों की आय दुगनी करनी थी तो डीजल सस्ता होना चाहिए था, या फिर सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी अपना सकती थी कि किसानों को प्रति बीघे के हिसाब से सिंचाई के लिए 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये, यानी जिस तरीके से भारत सरकार आयात करती है कच्चा तेल, जैसे अगर 25 रुपये लीटर उसको भारत सरकार को मिलता है, तो माल भाड़ा जोड़ के यहाँ पर अगर 30 रुपये 35 रुपये में भी डीजल किसानों को दिया जाता तो इससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होता। यही आपका भी मानना है? जी बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं। दूसरे साथी यहाँ मौजूद हैं। महंगू जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या काम करते हैं? किसानी करते सर। किसानी करते हो? कितनी खेती है आपके पास? खेती नहीं सर। खेती नहीं है तो फिर कैसे किसानी करते हो? बटाई बोलते हैं। बटाई माने आधे पे, मेहनताना पे। जी। इसका बटाई जरा सा हम स्पष्ट करते चलें। बटाई का तात्पर्य होता है कि खेत मालिक के खेत में मजदूर फसल उगाता है, जो लागत आती है उसमें जो दवाई का खर्चा होता है, जो सिंचाई का खर्चा होता है, जो खाद का खर्चा होता है, दोनों लोग आधा आधा शेयर करते हैं। उसके बाद जो फसल पैदा होती है उसको भी आधा आधा लोग बांटते हैं। इसी को बटाई कहते हैं। जी। चलिए, तो आप ये बताइए कि ये जो मजदूरी और दूसरा काम मजदूरी का है, खेती के अलावा मजदूरी भी करते हैं? जी। मजदूरी करते हैं। तो भारत सरकार ने कहा था कि जो मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये आएगा, जो लोग मजदूरी करते हैं, तो पैसा आपको आया? नहीं आया। पैसा नहीं आया। तो लॉकडाउन जो हुआ कोरोना महामारी का, तो उसमें आपको क्या दिक्कतें आई?
बहुत दिक्कतें हैं सर। क्या क्या दिक्कत आई बताएं। अरे कोई मजदूर चौराहा जा नहीं पा रहा। हाँ, मजदूर चौराहे पे नहीं जा पा रहा था, तो इसलिए दिक्कत बहुत आई सर। अच्छा, मजदूर चौराहे पे नहीं जा पा रहा था, काम धंधा नहीं चल पा रहा था, और सरकार ने भी जो पैसे बांटे तो किसको मिला किसको नहीं मिला। जैसे आपको नहीं मिला तो आप जैसे तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मिला तो उनके सामने दिक्कतें जरूर आई होंगी। चलिए हम बात करते हैं, एक महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, राधा। राधा, आप बताइए कि महिला होने के नाते एक गृहिणी हैं आप, तो गांव से बिलोंग करती हैं, गांव से संबंधित हैं, तो गांव के स्तर पर कोरोना महामारी जब फैली, सरकार ने लॉकडाउन किया और कहा कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा बिना ज़रूरत के, तो उस समय आप लोगों के सामने, महिलाओं के सामने गांव में क्या दिक्कत आई? अरे सर, बहुत दिक्कतें आई हैं। बताइए। बच्चे बाहर शहर जा ही नहीं पाए, हम्म। ठीक, तो सभी दिक्कतें आए। बच्चे के इलाज नहीं, दवा भी नहीं, साग सब्जी भी नहीं, जब कहीं जा ही नहीं पाए, शहर जाए नहीं बच्चे पाए, तो सारी दिक्कतें तो है ही हैं। अच्छा, बच्चे क्या शहर जाके मजदूरी करते थे क्या? जी। अच्छा, बच्चे शहर जाके मजदूरी करते थे तो उस तरह। चलिए, अच्छा, दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन धन खाते में महिलाओं के पैसा आएगा, तो आपके खाते में कुछ पैसा आया? जी नहीं। खाता है आपका? जी। खाता है, लेकिन पैसा नहीं आया। कहीं न कहीं से चूक हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिम्मेदार लोगों से एक बार फिर आग्रह करेंगे कि ये ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को व्यवस्था दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और एक बात आप लोगों से जानना चाहते हैं, चलिए, आपके गांव से आप लोग हैं, तो ये जो भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है, इधर की सेना उधर की सेना आमने सामने है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी है? जी, हमका तो पता ही नहीं। आपको पता? पिक्चर कुछ देखते ही नहीं। अच्छा, टीवी पिक्चर नहीं देखते। महंगू जी, आप बताइए, आपको कुछ जानकारी है? नहीं सर। आपको भी जानकारी नहीं? ये देखिए, ये हालात हैं हमारे देश के। अगर सरकार ने या व्यवस्था तंत्र ने पहले ध्यान दिया होता, हर नागरिक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की होती, तो हमारे देश के हर नागरिक जागरूक होते और लोगों को जानकारी होती कि देश के अंदर क्या होने वाला है, देश के बाहर से क्या होने वाला है। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि विनोद जी, अगर हालात इतने बदतर हुए और चीन ने अगर भारत पर आक्रमण किया तो कैसी स्थिति रहेगी? हम जीतेंगे? बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। हमारे देश के सैनिक जो हैं काफ़ी बॉर्डर पे लगे हुए हैं, और हमारे भारत के पास जो अस्त्र शस्त्र हैं काफ़ी संख्या में हैं और काफ़ी पावरफुल ताकतवर हथियार भी हैं। हमें तो विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। राम प्रताप जी, अगर चाइना, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अगर तीनों तरफ से भारत पर हमला होता है तो भारत के नागरिक अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी, अगर तीनों बॉर्डर से अगर चीन हमला किया तो भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात होगी। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, अगर हमला हुआ तो सैनिक तो वहाँ लड़ेंगे। भारत जो हम खेत खलिहान में खड़े हुए लोग, हम पत्रकार लोग, आप किसान लोग, हम लोग सेना की कोई मदद कर पाएंगे? वहाँ पर हम लोग क्यों क्या मदद कर पाएंगे, बल्कि सेना के साथ सेना का उत्साह बढ़ा सकते हैं। सेना का उत्साह बढ़ा ना सकते हैं। कोई पत्रकार वहाँ पर गोली चलाने जाएगा, ना कोई जनता वहाँ पर चलाएगी, वहाँ पर लड़ेंगे सैनिक लड़ेंगे। हमारे किसान के बेटे लड़ेंगे, मजदूर के बेटे लड़ेंगे, जवान जो सेना में हैं वो लोग लड़ेंगे। उन्हीं को मुकाबला करना है, कुर्बानी उन्हीं को देना है। हम लोग सिर्फ उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े घायल सैनिकों के लिए तो हम लोग, देश के लोग, अगर सेना कहे कि हमको खून की ज़रूरत है तो हमारे लोग खून देने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल तैयार रहेंगे। धन्यवाद।